करके कीजिए, हो गया। सो यू आर वेलकम एट चौधरी पाठशाला, यू आर वेलकम एट चौधरी पाठशाला। वी विल कंटिन्यू यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। बेसिक्स थोड़ा सा हम 3 डेफिनेशन को डिस्कस करना चाहते हैं जो बार बार हम भी भूल जाते हैं, आप लोग भी भूल जाते हो। 1 मीटर का डेफिनेशन क्या होता है? 1 मीटर होता क्या है? देखो लाइट का स्पीड तो हम लोग वैसे रफली याद किया 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों का ये है, लाइट का हम लोग ये लेते हैं एग्जैक्ट वैल्यू 299792458। सो लाइट 1/2997992,458 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसी को हम बोलेंगे 1 मीटर। मेजर करना बहुत टफ है, लेकिन डिफाइन हम इस तरह से किया। एसआई जो है, एसआई जो हम लोगों को नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको इस तरह से डिफाइन किया है। इस तरह से 1 सेकेंड का डेफिनेशन जो है वो होता है कि टाइम पीरियड, मतलब एक टाइम पीरियड तो होता होगा जो एक सीजियम का 2 डिफाइंड लेवल के बीच ट्रांजिशन से जो रेडिएशन मिल रहा है उसका जो एक टाइम पीरियड है उसको इससे गुना कर देना है। 91 92 631 770, 91 92 631 770 टाइम्स, हाँ इतना टाइम्स जो है एक टाइम पीरियड का इतना गुना जो है 1 सेकेंड होता है। इस तरह से एक कैंडेला क्या होता है? ये होता है 1/683 वाट पर स्टेरेडियन इंटेंसिटी of radiation having frequency 540 × 10⁻12 हर्ट्ज को हम 1 कैंडेला कहते हैं। आप जानते हो कैंडेला इंटेंसिटी का यूनिट होता है सेकेंड मीटर। सो चलो हम कंटिन्यू करते हैं। नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप एक रफली जो आपको आता हो उसको आप भगा के देख सकते हो, जहाँ कन्फ्यूजन है उसको देख सकते हो। और जो फाउंडेशन के बच्चे हैं अभी जस्ट 11th में इंटर लिए हैं, 11th में जो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके लिए भी ये बेटर हो सकता है। ये चैप्टर जो है ये वीडियोज एक बार देखेंगे तो उसका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू। इस सीरीज में हम नीट के 32 इयर्स में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है हम सबको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे फ्रॉम एवरी टॉपिक। ओके, सो यू विल डू इट। कल हम लोग कहाँ तक डिस्कस कर लिए थे? यस, हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करना है आज। इससे पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके थे। 30 नंबर क्वेश्चंस क्या हैं? यहाँ पे हम लोगों को टाइम कांस्टेंट के बारे में कुछ एनालिसिस आ रहा है। टाइम कांस्टेंट, देखो टाइम कांस्टेंट होता है कहीं भी जहाँ पे एक्सप्रेशन हम लोग को इक्वेशन में e⁻ आया था, e⁻ -kt यदि किसी एक्सप्रेशन में हम लोग देख रहे हैं, मान लो कोई एक क्वांटिटी है y = y0 e⁻ -kt, तो ऐसे इक्वेशन के लिए टाइम कांस्टेंट क्या होगा ये जानते हो तुम लोग? मान लो हमको दे देगा इक्वेशन कि y = y0 e⁻ -kt है, इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा? टेल मी एनीवन, what will be its time constant? Its time constant will be equals to tau will be equals to 1/k। इसका टाइम कांस्टेंट हो जाएगा 1/k। 1/k का डायमेंशन सेम एज दैट ऑफ tau होगा। ये e का जो भी पावर होता है ना ये डायमेंशन लेस होता है, तो kt का डायमेंशन हो जाएगा 1 और k का डायमेंशन 1/t के डायमेंशन के बराबर, k का डायमेंशन जो है 1/k का डायमेंशन 1/t के डायमेंशन के बराबर होगा और 1/k का डायमेंशन अगेन t के बराबर हो जाएगा। सो ये kt यदि इक्वेशन में हो तो टाइम कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से हम लोग को फिजिक्स में कई सारे ऐसे इक्वेशंस आते हैं, जैसे आप लोगों को रेडियो एक्टिविटी में आता है n0 e⁻ -λt। बताओ इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा? टाइम कांस्टेंट क्या होगा? इसका टाइम कांस्टेंट होता है tau = 1/λ, जिसको हम एवरेज लाइफ भी वहां पे कहते थे। क्या कहते थे? एवरेज लाइफ। बेसिकली दिस इज आवर टाइम कांस्टेंट। यदि हम लोग RL सर्किट लेते हैं, RL सर्किट लेते हैं, RC सर्किट लेते हैं तो उसका टाइम कांस्टेंट क्या होता है? सो RL में हम लोगों को चार्जिंग
के लिए इक्वेशन होता था और डिस्चार्जिंग के लिए इक्वेशन होता था। चार्जिंग के लिए होता था I इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस RT/L। सो इसका टाइम कांस्टेंट यदि तुम लोगे, टाइम कांस्टेंट हो जाएगा L/R ल रो। थोड़ा सा ट्रिक बना देते हैं हम कन्फ्यूजन से बचने के लिए। लरो मतलब L ऊपर, L पहले और र R बाद में, लरो। और ये RC जो सर्किट होता है इसका हम लोगों का इक्वेशन हो जाता है, इसमें चार्ज यदि स्टोर करना हो तो Q इज इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन क्या हो जाता है RC। तो इसका टाइम कांस्टेंट यदि तुम लिखोगे तो सिंपली होता है RC। अब देखो टाइम कांस्टेंट जहां भी है उसका डायमेंशन किसके बराबर होगा, T के बराबर होगा, और यूनिट क्या होगा, सेकेंड होगा। सो 1/k, इस इक्वेशन के अंदर 1/k का यूनिट एंड डायमेंशन किसके बराबर होगा, T होगा। इस इक्वेशन के अंदर 1/लैम्डा का यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगा, 1/लैम्डा का T के इक्विवेलेंट होगा। इस इक्वेशन में L/R का डायमेंशन किसके बराबर होगा, तो ये T के बराबर होगा, और इसमें RC का डायमेंशन किसके बराबर होगा, तो T के बराबर होगा। तो इस पे यदि क्वेश्चन रहेगा टाइम कांस्टेंट पे तो इतने तरह का क्वेश्चन रह सकते हैं, इसको आपको सॉल्व कर लेना है, राइट। Which of the following is a dimensional constant? So मिटाएं इसको हम लोग, यस। डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्या होता है आप लोग जानते हो। कहीं पे यदि दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का डिवीजन हो तो वैसे क्वांटिटी का कोई डायमेंशन नहीं होता है। इस सीक्वेंस में कई सारा क्वांटिटीज हैं जिसका डायमेंशन नहीं होता है। जैसे आप पढ़े हो रिलेटिव डेंसिटी, क्या होता है इसका डायमेंशन जानते हो आप लोग। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, एनीवन, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, टेल मी। ये होता है डेंसिटी ऑफ, ये डेंसिटी का रेशियो होता है, डेंसिटी ऑफ एनी बॉडी टू डेंसिटी ऑफ वाटर। ये होता है डेंसिटी ऑफ अ बॉडी और बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। आप जानते हो ये होता है डेंसिटी ऑफ अ बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये तो दो डेंसिटी का रेशियो होता है रिलेटिव डेंसिटी। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशन, या वेपर डेंसिटी का भी यदि आपसे डायमेंशन यदि पूछे कोई तो ये सब हो जाएगा डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस क्वांटिटी को आप 1 से डिनोट किया करो, ओके। ये हो जाएगा डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हो क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। सेम तरह के क्वांटिटी का रेशियो है, तो ये भी हम लोगों को डायमेंशन लेस हो गया, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है। पॉइसन रेशियो, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। पॉइसन रेशियो ये होता है, हम लोग प्लास्टिसिटी में पढ़ते हैं कि ये बॉडी को यदि खींचेंगे तो इसके लंबाई में, लेंथ में भी परिवर्तन होगा और डायमीटर में भी परिवर्तन होगा। सो माइनस डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइसन रेशियो कहते हैं। तो ये दो तरह का सेम क्वांटिटी है, हाँ, ये दो स्ट्रेन का रेशियो है, तो इसका भी डायमेंशन नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे एक क्वांटिटी बच रहा है हम लोगों को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, तो ये इसका कोई डायमेंशन होगा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब वैसा कांस्टेंट जिसका एक डायमेंशन है। तो आंसर हो जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका क्या होता है डायमेंशन, याद हो गया आप लोगों को, ये हो जाता है m⁻⁻1 L क्यूब एन टी टू डी और क्या होता है -2, ये डायमेंशन होता है जी का।
बताओ डायमेंशन ऑफ आरसी क्या होगा। अभी हम बता चुके हैं डायमेंशन ऑफ आरसी क्या, आरसी क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है, तो ये इसका टी के बराबर होगा। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास स्पीड are 2 and 3% respectively. The error in estimate of kinetic energy obtained by measuring the mass and speed will be kinetic energy 33। kinetic energy का फॉर्मूला क्या आप जानते हो, हाफ एम वी स्क्वायर। सो इसमें kinetic energy में जो हम लोग एरर लेंगे तो ये मास के एरर एंड 2 इंटू वेलोसिटी के एरर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, डेल्टा एम अपॉन क्या हो जाएगा, एम प्लस 2 इंटू डेल्टा वी अपॉन वी, इसको ऐड कर लो, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज डायमेंशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, ये तो वेरी इजी है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है जी, फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स अपॉन एरिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल इनवर्स टी टू डी और क्या -2। प्रेशर का हमको पूछ रहे हैं क्या होगा डायमेंशन। 35 में हम लोगों का है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए एक इक्वेशन दिया है P इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4NL 4VL। ये कहते हैं द टर्पेंटाइन ऑयल फ्लोइंग इन अ ट्यूब ऑफ लेंथ L ऑफ रेडियस R, the pressure difference between the two ends of the tube is given by the viscosity of the oil is given, or nu is the velocity oil at a distance x, the axis of the dimension of nu। nu तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसका डायमेंशन इस फार्मूला से भी निकल सकता है। देखो यहाँ प्रेशर का डायमेंशन लोगे तो m l इनवर्स टी टू डी और क्या हो गया -2, r स्क्वायर का मतलब हो जाता है l स्क्वायर, ऊपर में डायमेंशन होगा। ये 4 का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं। वेलोसिटी का होता है एल टी टू डी और -1 और लेंथ का क्या हो जाएगा एल। सो आप क्या देख रहे हो, ये कट गया, इसका डायमेंशन हो गया एम एल इनवर्स टी टू डी और -1। ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन होता है, जो दूसरे फार्मूला से भी हम निकाल चुके हैं पहले ही। द कांस्टेंट ए हैज द डायमेंशन। देखो एक इक्वेशन हमको दिखा रहा है 36 में, P इज इक्वल्स टू क्या है, P नॉट, P इज इक्वल्स टू है P नॉट EXP माइनस 80। ये आप एक बुक रखोगे, नीट का क्वेश्चन बैंक जो होता है 32 ईयर 2019 to 1988, तो वहाँ से आप क्वेश्चन भी देख सकते हो। नीट का यदि क्वेश्चन बैंक है, और ये सबसे अधिक बेनिफिशियल नीट के स्टूडेंट के लिए होगा ये सीरीज। और इसमें चूंकि हर एक टॉपिक का क्वेश्चन हम एक बार सॉल्व करेंगे, ये तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। वन लुक जो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है इसका, इस लेक्चर का। ओके, सो P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P नॉट EXP 80 है, तो A का डायमेंशन क्या होगा, व्हाट विल बी, 80 स्क्वायर है, तो बताओ A का डायमेंशन क्या होगा। सो A का डायमेंशन हो जाएगा 1/t स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा, यानी t टू डी और कितना हो जाएगा -2। देखो ये EXP मतलब e टू डी पावर, इसको e टू डी पावर हम लोग पढ़ सकते हैं। तो EXP एक्सपोनेंशियल का जो भी पावर होता है वो डायमेंशन लेस होता है। 80 स्क्वायर का डायमेंशन हो जाएगा, 80 स्क्वायर का डायमेंशन 1 के बराबर होगा, इसीलिए A का डायमेंशन जो है 1/t स्क्वायर के डायमेंशन के क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या है, P रिप्रेजेंट्स द रेडिएशन प्रेशर, P रिप्रेजेंट्स द रेडिएशन प्रेशर, C रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ लाइट,
S represents the radiation energy striking per unit area per second. The non-zero integer xy z such that px, sy, cz is are dimensionless r. देखो यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है, रेडिएशन प्रेशर। और रेडिएशन प्रेशर, एक्चुअल में रेडिएशन प्रेशर हम लोग पढ़ते हैं, रेडिएशन प्रेशर भी हम लोग मॉडर्न में जा कर के पढ़ते हैं। जो रेडिएशन प्रेशर हम लोग का किसके बराबर हो जाता था, I/C। एक्चुअल में यही होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। रेडिएशन प्रेशर भी प्रेशर के, यहाँ पे जो लाइट फोटोन फॉल हो रहा है तो उसके कारण यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रहा है वही हम लोगों का रेडिएशन प्रेशर होता है। तो यहाँ रेडिएशन प्रेशर यदि हम लोगों का P है तो इसका भी डायमेंशन हम लोगों का क्या हो जाएगा, ml इनवर्स T⁻⁴ कितना हो जाएगा, -2 ml इनवर्स T⁻⁻²। S रिप्रेजेंट्स द रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। अब देखो S जो है वो है रेडिएशन एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। ये इंटेंसिटी भी इसको कहते हैं, एनर्जी फॉलिंग ऑन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेंसिटी। सो यहाँ पे हम लोगों का मीन्स दिस इज इक्विवेलेंट टू I, और C जो है C इज CZ, और इसका डायमेंशन हमको निकालना है, क्या हो जाएगा, आर डायमेंशनलेस। सो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, रेडिएशन प्रेशर U एंड P यहाँ पे सेम होते हैं, और ये इसको हम डायमेंशनली और दोनों फार्मूला से भी चेक कर लेते हैं। इसका यदि डायमेंशन यदि तुम लोगे तो E एनर्जी हो गया ml2 T2 और क्या होता है -2 अपॉन एरिया L², और टाइम हो गया T, कट गया, ये हो गया m T⁻⁴ और कितना हो जाएगा, m T⁻⁻³ हो गया, m T⁻⁻ क्या हो गया, -3। और यदि हम लोग इसका लेते हैं C क्या हम लोगों का वेलोसिटी ऑफ लाइट है, C का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L T⁻⁻1। तो अब इसमें XYZ का क्या मान होगा कि ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। कहते हैं PX SY और CZ जो है वो डायमेंशन लेस हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो ये डायमेंशन लेस कब होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, तो P⁻x लोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको मेथड से हम बनाते हैं, ml इनवर्स T⁻⁴ क्या हो गया -2, यहाँ से S क्या हो जाएगा, S विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, सो इसका पावर हो गया हम लोगों का x, S हो गया m T⁻⁻3, m T⁻⁴ क्या हो गया -3, इसका पावर y हो गया, और C हो गया L T⁻⁻1, इसका पावर क्या हो गया z, और इसका कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, राइट, हाँ, इसका कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आप पावर इक्वेट करो तो यहाँ m का पावर क्या आ रहे हैं x, m का पावर यहाँ क्या आ रहे हैं x, यहाँ से क्या आ रहे हैं y, उधर क्या है, उधर कुछ है ही नहीं। डायमेंशन लेस का मतलब m का भी पावर 0, L का भी पावर 0, T का भी पावर 0 है, तो x प्लस y का मान क्या है 0, यानी x इज इक्वल टू क्या है -y। यदि हम L का यहाँ पे टर्म ले तो L इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है -x, L इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है +z, ये भी 0 है, यानी x इज इक्वल टू क्या है z। यदि हम t में यदि यहाँ पे इक्वेशन ले तो ये हो जाएगा -2x, यहाँ t में हो जाएगा -3y -z, ये भी 0 है, हाँ। अब देखो यहाँ पे सब प्लस भी हो सकते हैं, माइनस कॉमन ले लो, x इज इक्वल टू क्या है -y, x इज इक्वल टू क्या है, या y इज इक्वल टू क्या है -x। तो देखो यहाँ से यदि हम 2x और यहाँ पे हम -3x लिख लेते हैं, और z भी किसके बराबर है, x के बराबर है, z इज इक्वल टू क्या आया है। और देखो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। इस इक्वेशन का ये मैथमेटिकल कंसेप्ट हो गया कि इसका इनफाइनाइट इक्वेशन होता है, और यहाँ हम तीनों का रेशियो के टर्म्स में हम लेंगे। तो अब देखो यहाँ से हम लोगों को क्या आ गया है, रेशियो यदि यहाँ पे कंसीडर करोगे तो x इज टू y इज टू z,
का यदि तुम रेशियो यहाँ पे कंसीडर करोगे तो मान लो कि ये x है, हाँ, और y इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, तो -x लिख सकते हो, y इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो माइनस, और z इज इक्वल्स टू भी क्या है x है। तो यहाँ से एक रेशियो आ गया 1:1 -1:1। अब देखो इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये तो 1 -1 1 सेट ऑफ सॉल्यूशंस हुआ, इसका आंसर ये भी हो सकता है, और इसको तुम 2 से गुना कर दो 2:2 -2:2, ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है, देखो यहाँ माइनस से गुना कर दो तो -1:1 क्या हो जाएगा -1। तो ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, और इसका सबसे इजी एनालिसिस होता कि यदि तुमको ये फॉर्मूला पता होता कि रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल्स टू I/C होता है, रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है I/C। तो इसका आंसर क्या होगा, आप देख रहे हो 1 -1 1, ये भी आंसर होगा, -1 1 -1, ये भी आंसर होगा। यदि कोई 2 -2 और 2 ले ले, ये भी आंसर होगा। इसका बहुत सारा आंसर है, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा आंसर क्या होगा। जैसे ये ऑप्शन तुम्हारा किससे मैच कर रहे हैं, अभी ये ऑप्शन मैचिंग है तुम्हारा, ये सी ऑप्शन मैचिंग है 1, y इज इक्वल्स टू -1, z इज इक्वल्स टू 1। तो इसका सी ऑप्शन अभी मैचिंग है, इससे मैच कर गया है। तो ये मेरा एक सॉल्व करने का टेक्निक है। दूसरा हम क्या बताते हैं कि जो बच्चे 12th पढ़े हो उसके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन हो सकते हैं कि तुमको यहाँ पे बेसिकली पूछ रहे हैं कि ये u बराबर क्या होता है IC होता है, और UIC का एक पावर दे करके दे दिया डायमेंशन लेस है। तो ये डायमेंशन लेस कब होगा, U/IC ले लो तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये U जो है वही I/C भी है, और U ही तुम्हारे यहाँ रेडिएशन प्रेशर होता है, रेडिएशन प्रेशर होता है, जो पढ़े हो याद होगा। रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू U इज इक्वल टू I/C होता है फॉर कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस, ब्लैक सरफेस, एंड 2I/C होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। तो U/IC क्या हो जाएगा तुम्हारा डायमेंशन लेस, ये क्या हो जाएगा अब डायमेंशन लेस हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लो DL डायमेंशन लेस हो जाएगा, ये समझ रहे हो। अब देखो इसको जो हम लिखे तो ये UC चला गया ऊपर, और I चला गया कहाँ, I अभी भी क्या है नीचे। हमको कहते हैं, हमको यहाँ पे ये लेना है इक्वेशन में, U को वैसे यहाँ पे P से डिनोट कर रहे हैं, ये U को किससे डिनोट कर रहे हैं, P से। कहता है कि PX SY, इंटेंसिटी को S ले लिए हैं, और CZ बेसिकली P इज इक्विवेलेंट टू तुम्हारा हो गया UX, मतलब U का पावर क्या है 1, S इंटेंसिटी के इक्विवेलेंट है, ये S इंटेंसिटी CC है। तो इंटेंसिटी का पावर क्या हो जाएगा यहाँ -1 इंटेंसिटी, एंड C का पावर क्या हो जाएगा 1। देखो ये क्या हो जाएगा DL डायमेंशन लेस। तो यहाँ XYZ का मान क्या हो गया, x और 1, y इज इक्वल्स टू कितना -1, z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। तो यदि फॉर्मूला याद हो तो हमको ये पूरा होमोजेनिटी लगाने का भी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी, और होमोजेनिटी लगाओगे तो यहाँ होमोजीनियस इक्वेशन आता है, तुम सॉल्व करोगे 0 0 0 आ जाएगा। सो होमोजीनियस इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। यदि मैथ्स का ये कंसेप्ट है कि 3 वेरिएबल में यदि 3 होमोजीनियस इक्वेशन हो तो उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसका हो, मिटा इसको। चलो नेक्स्ट 37 के बाद हम लोगों का क्या है, लुक हियर, certain body weights to 2.42 gram has measured volume. The possible error in the measurement of the mass and volume is this, and the maximum error in density will be। एक क्वेश्चन आपको 38 में दे रहे हैं कि आप जब मास मेजर करते हो, मास, तो मास जो हम मेजर कर रहे हैं तो उसका मान कितना आया है, m इज इक्वल टू 22.42, और इसमें पॉसिबल एरर है ±0.01 ग्राम। ओके, सो बताओ मास में परसेंटेज एरर यहाँ क्या हो जाएगा, ΔM/m लोगे तो 0.01 अपॉन 22.42 अक्रॉस कितना हो जाएगा 100%, यानी 1/22/42% हो गया।
एंड द मेजर्ड वॉल्यूम इन सीसी इज, वॉल्यूम हम लोगों को दे रहे हैं कि हम लोगों को 4.7 है, इसमें ईरर हम लोगों को प्लस माइनस 0.1 सीसी है, सेंटीमीटर क्यूब है। देन मैक्सिमम ईरर इन डेंसिटी, डेंसिटी में मैक्सिमम ईरर क्या होगा? अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें वॉल्यूम में परसेंटेज ईरर लोगे तो ये हो जाएगा 0.1 अपॉन 4.7 क्रॉस 100, तो ये लगभग तुमको कितना आ गया, 10 अपॉन 4.7%। सो अब आप हमको ये बताओ कि डेंसिटी में, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, इसमें क्या परसेंटेज ईरर होगा? सो डेंसिटी में परसेंटेज ईरर हो जाएगा डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन क्या हो जाएगा, वी। गौर करो, डेल्टा एम अपॉन एम का मान 1/22 है, ऑलमोस्ट छोटा है, और यहाँ लगभग 5, तो ये लगभग 5 के अप्रोक्सीमेशन में आ रहे हैं। Then the maximum error in density will be मैक्सिमम, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोगों का वैल्यू जो है क्या होगा, आ जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स गुना है, मल्टीप्लिकेशन कर लो। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं 39 में, हमको म्यू नॉट का डायमेंशन पूछ रहा है, परमिएबिलिटी, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्या आया था, याद होगा तुम लोगों को, ml t का पावर क्या -2 a का पावर -2, और एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है, ये याद है, ये होता है MALT माल -1 2 -3 4, तो ये प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस किए थे। कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन f of mass m suspended from a spring of the spring constant k is given by a relation f is equals to a mx के, where a is dimensionless quantity, the value of x and y। देखो हम यहाँ सजेस्ट करेंगे कि तुमको फॉर्मूला जरूर याद रखना चाहिए कि ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम है उसका टाइम पीरियड क्या होता है। 40 नंबर क्वेश्चन में स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। स्प्रिंग मास सिस्टम का यदि हमको टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी यदि पता हो तो हम इसको इजीली डिस्कस कर सकते हैं। ये स्प्रिंग मास सिस्टम, इसको एक बार खींच के हम छोड़ देते हैं तो ये क्या होता है, ऑसिलेशन कंप्लीट करते हैं, और इसका टाइम पीरियड होता है 2π√m/k। एक ट्रिक हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं मंकी, मतलब m नीचे और ऊपर k नीचे, m/k होता है। सो यहाँ फ्रीक्वेंसी का जब बात होगा तो ये हो जाएगा 1/2π√k/m। अब कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल, यानी ये हो गया 1/2πk⁻1/2m क्या हो गया जी, -1/2। सो यहाँ कहते हैं कि f बराबर है हम लोगों का am⁴k⁻y, तो xy का मान क्या हो गया, x का मान तब क्या हो गया -1/2, y का मान क्या हो गया जी 1/2। ये डायरेक्ट फार्मूला से हम लिख दिए। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ विस्कोसिटी, ml इनवर्स t का पावर क्या हो जाता है -1। कई बार हम निकाल चुके हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाता है, ml इनवर्स t का पावर क्या होता है -1। इसको हम शुरू में भी फर्स्ट क्वेश्चन में भी निकाले हैं, जाके आप प्रीवियस लेक्चर नीट प्रीवियस ईयर लेक्चर 01 जाके देखो बाय चौधरी सर। x इज इक्वल टू 80 + bt², देन द यूनिट्स ऑफ b 42 में है x इज इक्वल टू 80 प्लस क्या है bt²। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाओगे तो 80 का डायमेंशन x के बराबर, bt² का डायमेंशन भी किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। तो b का हमको यूनिट पूछ रहे हैं, b का यूनिट क्या हो जाएगा x/t², ये हो जाएगा मीटर/सेकेंड²। किलोमीटर/सेकेंड² भी हो सकता है, जैसे इसमें एक आंसर दिया हुआ है किलोमीटर/सेकेंड²। तो ऊपर में डिस्टेंस का यूनिट होना चाहिए और नीचे में टाइम का यूनिट होना चाहिए, तो ये पॉसिबल है। Which of the following quantities which one has dimensions different from the remaining 3? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका क्या डायमेंशन होगा बताओ।
43 में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी मतलब क्या हो गया ml2T2 और ये हो गया हम लोगों को पर यूनिट वॉल्यूम, पहला वाला हो गया। दूसरा में है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का क्या हो गया ml T2 अपॉन एरिया L²। और भी इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वोल्टेज ये भी वेलोसिटी नहीं है, ये भी अभी क्या है वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट ये वॉल्यूम है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और नेक्स्ट है हम लोगों का एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। देखो एंगुलर मोमेंटम हम लोगों का ऐसे भी ले सकते हो, एंगुलर मोमेंटम L = mv/r होता है, या एक्चुअल फार्मूला हम लोगों को r×p भी होता है, L = क्या होता है r×p। इसमें से बताना है तीन का डायमेंशन सेम है। तो देखो इसका डायमेंशन, ये एनर्जी डेंसिटी है और ये फोर्स पर यूनिट एरिया है। देखो इसका और इसका डायमेंशन वो सेम आ जा रहे हैं। कैसे? यहाँ आ जाएगा m L - t के पावर क्या आ जा रहा है m L - t के पावर कितना -2, इसमें भी यही आ रहे हैं m L - t के पावर क्या होगा। यानी आप जैसे प्रेशर लोगे और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लोगे सेम, जैसे रेडिएशन प्रेशर और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का क्या आएगा डायमेंशन सेम आएगा। समझ रहे हो? यानी देखो फिजिक्स में इस सब क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होता है, 12 ε0 E² 1/2 μ0 B², ये है I/c। ये सब है तुम्हारा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और इस सब का डायमेंशन जो है तुम्हारा सेम होगा, क्या हो जाएगा यही होगा मास बाय वॉल्यूम या फोर्स बाय एरिया। m L इनवर्स क्या हो गया, ये m L इनवर्स T⁻² क्या है -2, m L इनवर्स T⁻² क्या है -2। इस सब का डायमेंशन सेम होता है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 44 में हम लोगों को सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। सेल्फ इंडक्टेंस ये कहाँ से निकलेगा? हाँ तो देखो V = होता है -L इंड्यूस्ड वोल्टेज बराबर क्या होता था -L di/dt। यहाँ से आप निकाल सकते हो, हाँ यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये फार्मूला वर्किंग फार्मूला है। अच्छा V का डायमेंशन क्या हो जाता है? ये जो पोटेंशियल होता है वर्क डन इन कैरिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, ये V क्या है जी वोल्टेज, ये V है वोल्टेज। और इसका डायमेंशन हो जाता है वर्क अपॉन टाइम। अब देखो इसमें हमको I से यहाँ पे गुना होगा, ये dt मतलब t से ऊपर में क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा, तो ये W/I जो है हम लोगों का इसका डायमेंशन हो गया। एक और फार्मूला है हम लोगों का, एनर्जी जो होता है इंडक्टिव सर्किट का एनर्जी U = ½ Li²। इसे भी डिनोट कर लो कि एनर्जी जो होता है हम लोगों का एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी U = ½ Li²। सो यहाँ पे हम लोगों का फार्मूला हो सकता है एनर्जी क्या हो गया वर्क डन इन कैरिंग यूनिट चार्ज, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। तो V = हो जाता है -L di/dt। तो यहाँ से क्या आ रहे हैं डायमेंशन बताओ, ये समझ लो ना, इस तरफ बच गया L, सो W का क्या हो गया m L/T⁻² कितना -2, और ये कितना हो जाएगा हम लोगों को यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोगों को, I के लिए हो गया एम्पियर। सो m L/T⁻² क्या हो गया -2, A⁻² क्या -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ
सेल्फ इंडक्टेंस। वर्क डन इन कैरिंग यूनिट चार्ज होता है ना, क्या करती है यहाँ पे। वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। अब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ I से नीचे गुना होगा, T से ऊपर गुना होगा, ये डायमेंशन हम लोगों का L का होगा। तो वर्क डन का क्या हो गया, ML 2T टू दी पावर क्या हो गया -2, टाइम का हो गया T, Q का होता है 80 और I का भी होता है, कट गया। सो क्या हो गया ML2T टू दी पावर -2 और A का पावर -2। दिस इज अ डायमेंशन ऑफ, इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस देखो एक और फार्मूला है इसका डायमेंशन निकालने के लिए, ये U इज इक्वल होता है हाफ LI², जैसे हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होता है, तो इंडक्टर जो एक होता है इंडक्टर, उसका एनर्जी क्या होता है हाफ LI²। कैपेसिटर का एनर्जी होता है U इज इक्वल टू हाफ CV², यहाँ पे V क्या है, वोल्टेज है। तो ये सब एक वर्किंग फार्मूला है जहाँ से हम लोग डायमेंशन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से L का डायमेंशन क्या हो जाएगा, U मतलब एनर्जी, U क्या है अभी एनर्जी, U एनर्जी है। सो ये हो जाएगा एनर्जी अपॉन क्या हो जाएगा I। 2 का कोई डायमेंशन नहीं होता है, जब तुम डायमेंशन लिखोगे तो एनर्जी अपॉन क्या हो जाएगा I²। तो एनर्जी का क्या होता है ML2T टू और -2, देखो ये एनर्जी का डायमेंशन है। अब बट्टा में है I² मतलब A टू दी और क्या हो गया -2। वेरी इजी। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क, टॉर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू आप जानते हो R क्रॉस क्या होता है F, सेम एज दैट ऑफ वर्क, यानी फोर्स का एक L से क्या होगा गुना हो जाएगा। फोर्स का एक L से गुना करेंगे, फोर्स का एक L से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये ML2T टू दी पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ML2T टू दी पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, राइट। RC डिनोट द कैपेसिटी ऑफ CR। RC का डायमेंशन क्या होता है आप जानते हो, RC का डायमेंशन किसके बराबर होता है, टाइम के बराबर हो जाता है, टाइम कांस्टेंट हो जाते हैं, पहले बता चुके हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम कई बार आ चुका है, एंगुलर मोमेंटम बराबर R क्रॉस P या MVR, ये दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज करके हम लोग बता सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ये होता है R क्रॉस P होता है, नहीं तो L बराबर क्या होता है MVR। सो यहाँ से आप डायमेंशन निकालोगे तो ये हो जाएगा L और मोमेंटम का क्या होता है ML T टू दी पावर क्या हो गया -1 ML² T टू दी पावर क्या हो गया ये -1 हो गया। यहाँ से यदि हम लेंगे एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है, तो L बराबर क्या हो जाएगा, देखो M V का हो गया L T टू दी पावर -1 इंटू L। सो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का ML² T टू दी पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। दिस इज द फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो ये हम यूनिट एंड डायमेंशन तुम्हारा नीट के क्वेश्चन बैंक से पूरा डिस्कस कर चुके हैं। इस सीरीज में हम अलग से एक मतलब नीट के लिए हम एक बनाए हैं, इस तरह से हम जी मेन के लिए बनाएंगे और फिर जी एडवांस के लिए बनाएंगे। हम तीनों को अलग अलग डिस्कस करने वाले हैं, मतलब 3 सीरीज होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, जिसमें हम तीनों तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मेन का अलग जी मेन का अलग, और इसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी हम उससे भी तुमको देंगे और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे सो देखो यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस तुमको ऐसे दे रहे हैं, इस सबको थोड़ा कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझो। एग्जाम्पल, मान लो
z इज इक्वल टू है 1/x प्लस 1/y, देन एरर इन z क्या होगा, कोई बताओ तो। डेल्टा z इज इक्वल टू क्या होगा, ट्राई करो। रिलेटिव एरर इन z बराबर हम क्या लिखेंगे, डिस्कस, एनीवन डिस्कस इट, टेल मी। सो ऐसे हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते कि ये डेल्टा एक्स बाय तुम ले लोगे डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, इस तरह से नहीं होगा। यहाँ पहले एक्सप्रेशन तैयार करोगे तो ये हो जाएगा हमको x प्लस वाई अपॉन क्या हो जाएगा एक्स वाई। सो डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू लिखोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, मतलब रिलेटिव एरर इन x प्लस वाई लेना होगा, प्लस डेल्टा x अपॉन x रिलेटिव एरर इन x प्लस रिलेटिव एरर इन y डेल्टा y अपॉन y। क्लियर है। सो ये हम लोगों का यहाँ एक्सप्रेशन हो जाएगा फाइनली एरर का, समझ रहे हो। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि यदि ये रेसिस्टेंस है, जैसे तुम जानते हो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, तो इस पर एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि ये 30 ओम रेसिस्टेंस दिया है, इसमें एरर प्लस माइनस जो है 3 ओम है, ओके। और यहाँ पे हम लोगों का ये 60 ओम है, 60 ओम है, इसमें एरर प्लस माइनस जो है प्लस माइनस कुछ भी, इसमें भी 3 ओम ले लेते हैं। सो हमको ये बताओ कि यहाँ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। यदि यहाँ हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं बताओ। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए यहाँ क्या फॉर्मूला यूज करोगे, एक तो हम लोगों का है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2। दूसरा फॉर्मूला भी हम लोगों के पास वेरी यूजुअल है कि R इक्विवेलेंट होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो एरर यहाँ R तो हम लोग को इससे निकल, यहाँ 2 पार्ट होगा, एक एरर का पार्ट होगा और दूसरा जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा, दूसरा जो है हम लोगों का हो जाएगा कि ये वैल्यूज क्या होगा। तो वैल्यूज तो हम यहाँ से लिख लेंगे फटाफट। यदि R इक्विवेलेंट का वैल्यूज यदि तुम लिखोगे तो 30 इंटू 60 अपॉन क्या हो गया 30 प्लस 60 19, 30 20 ओम हो जाएगा। मतलब आंसर में हम लिखेंगे 30 और 60 का इक्विवेलेंट हम लोगों को आ गया 20 ओम। अब ये हमको बताना है कि इसमें एरर कितना होगा, प्लस माइनस कितना एरर, 3 5 7 या परसेंटेज एरर क्या होगा। तो देखो ये जो गुना भाग हैं इनटू हैं, तो इसमें यदि हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोगों का परसेंटेज एरर का कंसेप्ट से यदि इसको हम डिस्कस करें तो क्या हो जाएगा, टेल मी। मिटाने वाला क्या, सो यहाँ परसेंटेज एरर के कंसेप्ट से यदि हम डिस्कस करेंगे डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन डेल्टा आर इक्विवेलेंट, ये हो गया रिलेटिव एरर, ये इनटू है ना, सम इनटू है, डिवीजन है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमको डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस कितना हो जाएगा बताओ, डेल्टा R2 अपॉन कितना हो जाएगा R2 प्लस यहाँ पे लेना होगा हम लोगों को डेल्टा R1 प्लस R2, डेल्टा R1 प्लस R2 अपॉन कितना हो जाएगा R1 प्लस R2। ये होगा हम लोग को फाइनल एक्सप्रेशन। ये जानते हो मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में किस तरह से होता है। सो यहाँ R इक्विवेलेंट कितना होगा, मतलब यहाँ पे यदि एरर यहाँ पे पहले काउंट कर लो, डेल्टा R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट यदि हम निकाल रहे हैं। सो डेल्टा R1 अपॉन R1, डेल्टा R1 क्या है 3 अपॉन 30, परसेंटेज में लोगे तो हमको क्या करना होगा 100% से गुना करना होगा। डेल्टा R2 यदि लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, डेल्टा R2 कितना है, डेल्टा R2 भी 3 है, 3 अपॉन 60 क्रॉस कितना हो जाएगा 100%। नाउ यू टेल मी व्हाट विल द वैल्यू ऑफ डेल्टा R1 प्लस R2,
डेल्टा एरर इन R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 336। सो ये हो जाएगा हम लोगों का +6, मैक्सिमम एरर ऐड हो जाते हैं। ओके, सो ये R1 प्लस R2 का एरर हो जाएगा 336 एंड R1 प्लस R2 का मान हो जाएगा 30 प्लस 60 कितना हो गया 90। R1 प्लस R2 का मान 30 प्लस 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 हो गया। समझ रहे हो, अक्रॉस कितना हो जाएगा 100%। ये हमको अभी परसेंटेज एरर आ रहा है, समझ रहे हो। सो कितना आ गया परसेंटेज एरर इन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ गया 10, 0 कट गया 10 आ गया, यहाँ पे आ गया 20 पंचे 5 आ गया, यहाँ पे 3 दूना 6 3 तिया 9, 1 0 कट गया। सो ये ओवरऑल हम लोगों को परसेंटेज एरर इन आर इक्विवेलेंट आ गया हम लोगों को 10 प्लस 5 प्लस कितना 20/3 20/3 यानी 6.67%। इतना परसेंट का परसेंटेज एरर आएगा, समझ रहे हो, इतना परसेंट इसमें परसेंटेज एरर आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 10 + 1500 21.67%। यदि इसको वैल्यूज में तुमको टर्न करके लिखना है तो कितना हो जाएगा, मतलब R का जैसे ±3 ओम लिखे वैसे ही हम कुछ लिखना चाहते हैं, तब बताओ तब डेल्टा R इक्विवेलेंट क्या होगा, मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का एरर कितना होगा। तो देखो यहाँ R इक्विवेलेंट से गुना हो जाएगा। R इक्विवेलेंट आप कितना लाए हो 20, R इक्विवेलेंट हो 20 अक्रॉस 21.67% है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बाय क्या हो जाएगा 100, 20 पंचे कितना हो गया 100, 5 4 जा 20, 5 4 जा कितना हो गया 21, 5 3 जा लगभग 4.3 ओम के अप्रॉक्स आ गया। क्लियर है ये स्टोरी। सो आप R इक्विवेलेंट बराबर आप लिख सकते हो 20 ओम प्लस माइनस 4.3 ओम। तो आपको क्या पूछ रहा है, यदि मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछ रहा होता तो 21.67 इसका आंसर हो जाता, और R इक्विवेलेंट पूछ रहा होता तो 20 ± 4.3 ओम इसका आंसर हो जाता। क्लियर है ये स्टोरी। सो ये हम लोगों का एरर का एनालिसिस हुआ। एरर हम लोगों का अभी अब नीट का पूरा खत्म हो चुका है, द एंड है नीट का, हम लोगों का द एंड है। आगे हम जेई और एडवांस के लिए भी लेके आएंगे। इस सीरीज में ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले सीरीज में हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देयर विल बी नो थ्योरी। हाँ, लाइटली कुछ कुछ थ्योरी हम बीच में डिस्कस करेंगे, बट ये मेन फोकस हम लोगों का प्रॉब्लम के ऊपर होगा। और प्रयास ये रहेगा कि हम सारा सिलेबस का जो है सारे चैप्टर का क्वेश्चन हम डिस्कस कर दें, और इसको हम अलग अलग सीरीज में क्वेश्चन बनाएंगे। एक जैसे भी नीट के लिए हम पहले बना रहे हैं, फिर जी मेन के लिए भी होगा, और जी एडवांस के लिए भी कुछ क्वेश्चन के साथ आएंगे। अब इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, मिक्सअप नहीं करेंगे, तीनों अलग होगा, सेपरेट, तीनों को हम सेपरेट सीरीज के तौर पे सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।